स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो बताने जा रहा हूँ। वीडियो का थंबनेल देख करके आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस है उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन वेट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा जो आज तक आपको किसी टीचर ने नहीं बताई होगी, कहीं आपको मिलने नहीं वाली है, यूट्यूब पर कहीं पे भी ढूंढ लेना। ठीक है, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो चीज बताऊंगा। तो थोड़ा टाइम जरूर लगेगा लेकिन वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हम आपकी आज की वीडियो को। देखो, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे कि मैं आपको इससे पहले वीडियो आई थी उसके अंदर मैंने बताया था आपको जितने भी पूरा टेंस चार्ट जो होता है वो किस तरीके से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान। जो बच्चे बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू कर रहे हैं, 9-10 क्लास के स्टूडेंट हैं या 11-12 के, या किसी गांव से हैं या कहीं से भी है, फर्क नहीं पड़ता। हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल बेसिक से। आपकी इंग्लिश को स्पोकन करना, इंग्लिश किस तरीके से हम बोलेंगे ये मैं बता रहा हूँ। तो बहुत जरूरी है कि हमें सेंटेंस पता होना चाहिए। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान में, जो वर्तमान चल रहा है। और इंडेफिनिट मतलब ये काल ऐसा होता है कि इसमें किसी चीज के बारे में निश्चित यानी कि एक सर्टेनिटी नहीं पता होती कि ये कोई चीज, फॉर एग्जाम्पल कोई चीज हो रही है तो वो कब हो रही है, एक टाइम का हमें पता नहीं चलता, इसलिए इसका नाम है वर्तमान में अनिश्चित काल, एक तरीके से हम बोल सकते हैं। ठीक है, इंडेफिनिट। अब इसकी पहचान में बता दूं आपको, तो देखो सबसे पहले इसकी पहचान है, जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि शब्द आते हैं, ये सेंटेंस जो होते हैं, ये टेंस आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। बहुत सिंपल था। ठीक है, दूसरी चीज आती है इसके अंदर अफर्मेटिव, जिसे हम बोलते हैं साधारण वाक्य का नियम, रूल। तो जैसे हिंदी में हम कोई टेंस बोलते हैं ना, हिंदी में हम 4 तरीके के टेंस बोलते हैं। पहला साधारण वाक्य, एक सेंटेंस सिंपल बोल दिया, मैं पढ़ाता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, मैं पढ़ाता हूं, ये साधारण वाक्य हो गया। मैं नहीं पढ़ाता हूं, ये नकारात्मक हो गया जिसे हम नेगेटिव बोलते हैं। क्या मैं पढ़ाता हूं, ये इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक हो गया। और लास्ट होता है मैं क्या पढ़ाता हूं, ये WH फैमिली। तो इंग्लिश में भी ये 4 तरीके के आपको तरीके होते हैं, इनके रूल्स आपको सीखने होंगे। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं एफर्मेटिव का रूल। बहुत सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो सब्जेक्ट क्या होता है, आई होप कि आपको पता ही होगा। वर्ब होती हैं जितनी भी एक्टिविटीज जो हम करते हैं दिन में, लाइक जैसे कि पढ़ाना, इस टाइम में पढ़ा रहा हूं, वर्ब। यानी कि वर्ब का मतलब ये होता है, जिस एक सिंपल वर्ड में बोलो तो वर्ब वो चीज कहलाती है जिसमें हम किसी चीज में हम कह सके कि किसी चीज में मूवमेंट हुई, यानी कि आपके शरीर का पार्ट कुछ ना कुछ हिला, वो वर्ब कहलाती है। ठीक है, चाहे आप यहाँ से वहां गए, चाहे वहां से कहीं और गए, कुछ भी करा आपने, वॉट एवर, यहाँ तक कि सोचने का काम भी है, वर्ब ही है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तीनों फॉर्म्स याद होनी आपको जरूरी है सेंटेंस जब आप कर रहे हो। तो पहली चीज तो ये आपके लिए। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर वर्ब की हम फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, उसके साथ एस और ईएस का यूज होगा। देन उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हम सीधा सीधा बताएं तो सेंटेंस में जो कुछ बचता है वो लास्ट ऑब्जेक्ट होता है, वहां पर आएगा। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर मैंने आपको बता दिया इसका रूल, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, रूल भी क्लियर हो गया। अब आता है इसके अंदर, मैं आपको सेंटेंस का एग्जांपल देने से पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है ना वो बताने जा रहा हूँ। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा था कि वीडियो को स्किप मत करना, बहुत ध्यान से देखना। मुझे पता है बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई है यूट्यूब पे, लेकिन इसके बावजूद भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो रीजन इज, सबसे पहले टेंस को सीखने से पहले मैं आपको समझाऊंगा एस और ईएस हम यूज कहाँ करते हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट यहीं पर आके फंस जाते हैं कि एस और ईएस का हमें पता नहीं चलता सर कि कैसे करें, पता कैसे करें, पहचान कैसे करें। बहुत सिंपल है, देखो सबसे पहले आपको एस और ईएस यूज कहाँ करना है, उसका सबसे पहला और बहुत अच्छा पॉइंट जो आपको ध्यान रखना वो ये है, हमेशा जब भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाएंगे और उसके अंदर अफर्मेटिव टेंस बना रहे होंगे, तो उसमें जब भी सब्जेक्ट जो होगा सिंगुलर होगा। सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर होगा सबसे पहले टेंस का। अब सिंगुलर में भी क्या होगा, तो सिंगुलर के अंदर ही हो, शी हो या किसी का नाम हो, अगर ये 3 वर्ड्स आते हैं, बेसिकली थर्ड पर्सन आते हैं, तो उसी केस में हम एस और ईएस इन दोनों को ही यूज करते हैं। अब आप कहोगे सर दोनों एक साथ कैसे यूज कर लेंगे, मैं बताता हूं कैसे यूज कर लेंगे। देखो उसका भी एक रूल है। रूल क्या है, रूल बहुत सिंपल सा है, बस एक मैं ईएस की पहचान बता रहा हूँ, ईएस कहाँ लगेगा। तो सीधी सी चीज ये है कि भाई देखो, जिन वर्ब के अंत में, खास तौर पे अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, तो उस सेंटेंस की वर्ब में जो लास्ट का वर्ड होता है वो, यहाँ जो मैंने लिखे ना, इन वर्ड से मैच कर रहा हुआ
मिला आपको, तो वहां पर डेफिनेटली ईएस लगेगा। कैसे, देखें यहाँ पे, जिन भी वर्ब के एंड का जो शब्द होगा ना, वो एस हो, एस पे खत्म हो, या डबल एस पे खत्म हो, या सी एच पे खत्म हो, या फिर एस एच पे खत्म हो, या फिर एक्स पे खत्म हो, ओ पे खत्म हो, वाई थोड़ा एक्सेप्शन है, ये मैं थोड़ा बाद में एक्सप्लेन करूंगा, या वाई पे भी खत्म हो, इन सभी वर्ड्स के साथ ईएस लगेगा एंड में। ठीक है, अब इसके बाद जो वर्ब्स बच जाती है ना, उन सबके साथ एस लगेगा। आपको होगा सर कंफ्यूज हो गए, कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, मैं एग्जांपल दूंगा यहाँ पे कुछ, आपको एग्जांपल से बिल्कुल अच्छे समझ में आ जाएगा। सीधा जो मैंने बताना चाहा आपको समझ में आया। अफर्मेटिव टेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर होना चाहिए। दूसरा, जो भी वर्ब उसके अंदर हम यूज करेंगे, उन वर्ब के एंड के शब्द, जैसे कि एक वर्ब होगी बाय, खरीदना, बी यू वाई, जो वाई लास्ट का वर्ड है ना, लास्ट का वर्ड इनसे मैच करना चाहिए, एस सी एच एस एच एक्स ओ वाई, या आपका, हाँ वाई है लास्ट, इनसे मैच कर रहा, तो इट मींस डेफिनेटली वहां पे ईएस आएगा। ठीक है, तो मैं इसके एग्जांपल्स आपको कुछ दूंगा, वो आप यहाँ देख सकते हैं नीचे की साइड, इधर की साइड। जैसे कि फर्स्ट जो मैंने इसमें टेंस बनाया वो है, कविता कहानी पढ़ती है, ये प्रेजेंट डेफिनेट का टेंस है। तो अकॉर्डिंग टू रूल, हमें सिर्फ रूल को फॉलो करना और कुछ नहीं। सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, काम करने वाला कौन है पूरे सेंटेंस के अंदर, उसी को हम सब्जेक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर काम करने वाला जो है वो कविता है। ठीक है, आप खुद देख सकते हैं, काम कौन कर रहा है यहाँ पे, कविता कर रही है, पढ़ा कौन, पढ़ती कौन है, कविता, तो कविता सबसे पहले आ जाएगी। इसके बाद रूल के अकॉर्डिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब वर्ब क्रिया क्या हो रही है, क्या काम कर रही है कविता, कविता काम कर रही है, पढ़ने का क्या, पढ़ने को क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में, पढ़ने का मीन है रीड, आर ई ए डी, रीड। तो इसके साथ हमने जस्ट तुरंत बाद एस लगा दिया, क्यों लगा दिया, मैंने ऊपर समझाया था आपको कि भाई ईएस कब आएगा, जब किसी भी वर्ब के एंड में ये सब आएंगे, ये वाले वर्ड्स लास्ट में, तो ईएस आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। यहाँ पे आ रहा है क्या, आर ई ए डी, डी आ रहा है लास्ट में, इसलिए एस आया है। ठीक है, देखो एस के तो बहुत सारे यूज है, आप एस कहीं पे भी लगा दो, सोचने की जरूरत नहीं, सोचना है ना सिर्फ ईएस के टाइम पे सोचो। जब आप कभी ऐसा वर्ब यूज कर रहे हो अफर्मेटिव टेंस बोलते हुए, सिर्फ ईएस का सोचो। अगर ईएस की जो मैंने आपको पहचान बताई वो मिल रही है ना, तो बेझिझक वहां पर ईएस लगा दो। अदरवाइज अगर पहचान नहीं मिल रही है तो फिर एस लगाओ, एस के लिए इतना जोर देने की जरूरत नहीं, सिर्फ ईएस का ध्यान रखो। ठीक है, तो ये तो पहला सेंटेंस था, मैंने कुछ नहीं करा, सिर्फ ये रूल फॉलो किया, इंग्लिश बन गई भाई यहाँ पे। आपने सिर्फ सेंटेंस सोचना है, देन उसके बाद बनाना है, इसी फॉर्मूले से, इसी रूल से। ठीक है, सेकेंड हम बात करें, वह अपने कपड़े धोता है, कोई लड़का है वो अपने कपड़े धोता है, तो वह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ही बोलते हैं, ही। सब्जेक्ट हो गया, काम करने वाला कौन है, ही, वह, वो धोता है कपड़े। सेकंड, इसके बाद वर्ब, वर्ब क्या आ रही है इस पूरे सेंटेंस में, आप बताओ मुझे। तो वर्ब इसके अंदर आ रही है धोना, कपड़े धोना, धोना वर्ब है, तो यहां पर आएगी धोने की, धोने की जो इंग्लिश है यानी कि वॉश। अब यहां देखे, डब्ल्यू ए एस एच, यही होती है स्पेलिंग, वॉश पीछे आ जाएगा ई एस, वॉशेज। क्यों आएगा, अभी ऊपर समझाया था मैंने आपको, एस सी एच एस एच आ रहा है, एस एच, इसी वजह से यहाँ पर ई एस जो है हम लगाएंगे। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, सपोज यहां पर मैं इसका सब्जेक्ट चेंज कर देता हूं, मैं कहता हूं सुनील और रवि अपने कपड़े धोते हैं, दो लोग हैं यहाँ पे, सुनील और रवि अपने कपड़े धोते हैं, सो सुनील एंड रवि। फिर उसके बाद जब मैं वॉश लगाता ना, तो मैं यहाँ पर सिर्फ वॉश ही लिखता, ईएस नहीं लगाता, क्योंकि सुनील एंड रवि ये दोनों के दोनों ना, सब्जेक्ट यहाँ पे देखा जाए तो ये प्लूरल हो जाते हैं, सिंगुलर नहीं है। किसी का नाम आता ही शी तो सिंगुलर है, बट यहाँ पर दो लोगों के नाम आ रहे हैं। या फिर मैं कहूं वे अपने कपड़े धोते हैं, सो दे वॉश देयर क्लॉथ, वहां पर भी ईएस हम नहीं लगाएंगे क्योंकि प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, सिंगुलर में ही यूज होना है, सिंपल। इतना समझ में आया। अब मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूं, यहाँ पर वाई का यूज, क्योंकि ये वर्ड तो इजी से मिल जाएंगे। देखो एस, जैसे मैं कहूँ असेज, सी एच वॉच, सी एच के लिए एक वर्ब होगी वॉच, डब्ल्यू ए टी सी एच वॉच, देखना, टीवी देखना, इसमें भी आ जाएगा। एक्स से कोई वर्ब ले लो, मुझे अभी ध्यान नहीं है, आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, एक्स से जो वर्ब है उसके एंड में भी ईएस आएगा। ठीक है, और ओ हो गया, जैसे गो, जाना, गो, तो गो के साथ ईएस लग जाता है। वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल। ठीक है, इस तरीके से आता है। अब वाई थोड़ा स्पेशल है, वाई को आपको थोड़ा सा ध्यान से सीखने की जरूरत है। तो क्या स्पेशल है, देखो वाई की भी अब एक कंडीशन आ जाती है। पहले एस और ईएस के अंदर एक कंडीशन आई, अब दूसरी कंडीशन आ रही है ईएस के अंदर जो वाई है उसके साथ। क्या कंडीशन है, कंडीशन ये है कि भाई ग्रामर में ये बताया गया है, इंग्लिश में ये बताया गया है कि आप वाई के साथ ईएस तो लगाओगे, लेकिन
आई मीन वाई के साथ आप ईएस तो लगाओगे, लेकिन उसके साथ कंडीशन ये, आपको वाई हटाना पड़ेगा, उसके बाद आई लगाना पड़ेगा वाई की जगह। अब आप कहोगे सर अब ये क्या चीज नहीं लिया है, भाई मैं नहीं कुछ लेके नहीं आया हूँ, ये ग्रामर में आपका लिखा हुआ है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कहां पर आपको वाई एज इट इज रहने देना और कहां पर आपको वाई को आई में कन्वर्ट करके ईएस लगाना है। तो उसके लिए एक बहुत छोटी सी ट्रिक है, जरा ध्यान से सुनना। ट्रिक ये है कि जिस भी वर्ब में, वर्ब समझ रहे हैं ना, क्रिया, इंग्लिश में जिस भी वर्ब में जो लास्ट का वर्ड है वाई, उससे पहले अगर कोई वॉवल आ रहा है तो इन दैट केस आप ईएस नहीं लगाओगे। कैसे, मैं समझाता हूं। जिसके एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे दे रखा है, वैसे नीचे मैं आपको फिर समझाता हूँ रफली। जैसे एक वर्ब है बाय, बाय का मतलब क्या होता है, खरीदना, खरीदना होता है। तो आपने कभी भी, मैं तो पहली बार पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, आपने पढ़ा होगा, आपने कहीं और भी देखे होंगे सेंटेंस लिखे हुए, आप देखना कभी भी बाय जो है ना वो इस तरीके से लिखा होगा, BUYS। ये कभी भी इस तरीके से नहीं मिलेगा, BUIES। ये वाला गलत है, ये वाला सही है। क्यों सही है, रीजन दूंगा, उसका रीजन बताऊंगा। लेकिन वही दूसरी तरफ एक और वर्ड देगा जिसमें वाई आ रहा है, ये तो पहला वर्ड था। दूसरा वर्ड है स्टडी, STUDY, STUDIES और STUDYS। कौन सा सही है मुझे बताओ आप। ये वाला सही है, ऊपर वाला। STUDYS वाला गलत है। क्यों गलत है, यहीं पे आता है एक रूल। रूल ये है कि भाई जब भी आप अगर वाई का यूज कर रहे हो प्रेजेंट इंडेफिनेट के अंदर, पहली चीज प्रेजेंट इंडेफिनेट के अंदर अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, ही शी या किसी का नाम, उसके बाद अगर कोई वर्ब आ रही है जिसके एंड में वाई आ रहा है, अब ये वर्ब है एक बाय, जिसके एंड में वाई आ रहा है, तो वाई से पहले अगर वॉवल दे रखा है, AEIOU, वॉवल दे रखा है, तो उसके साथ हमेशा एस लगेगा पीछे। समझ में आ गया, वॉवल दे रखा है तो एस लगेगा। अगर लास्ट का जो वर्ड है वाई, उससे पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट वर्ड दे रखा है, जैसे कि STUDY, वाई से पहले डी आ रहा है, तो डी क्या होता है, डी कॉन्सोनेंट होता है आपका, ठीक है। तो अगर उससे पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है तो वाई को आई में चेंज कर देंगे और ईएस लगा देंगे। तो हमने यही करा, STUDIES ऊपर करा हमने। अब समझ में आ गया। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। देखो दो चीज यहाँ पे, दो रूल निकलते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट जब आप सीखने चलते हो, अफर्मेटिव को बनाने के लिए वहां पे दो रूल निकलते हैं, एस और ईएस के साथ। तो ये चीज थोड़ी सी आपको समझने की जरूरत, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस थोड़ा सा अगर आप ध्यान दे दोगे ना, अफर्मेटिव निकल गया। अब इसके बाद सेंटेंस में कुछ है नहीं। अच्छा अब मैं बताऊं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। पहले मैं इसके एग्जाम्पल देता हूँ। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, वह सब्जी खरीदती है, तो किसी लेडी के लिए यूज कर रहे हैं, तो शी बायज द वेजिटेबल, शी बायज द वेजिटेबल्स। ये हुआ वही जो मैंने एग्जाम्पल ऊपर दिया, यहां पर हम वाई के साथ एस लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है सविता किताब पढ़ती है, या मैं सिंपली कहूं, किताब तो मैंने गलत लिख दिया, या मैं सिंपली अगर बोलूं कविता पढ़ती है फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि किताब में ये इसका कोई सेंस नहीं बन रहा। अगर सपोज मैं बोल दूं सविता पढ़ती है, तो सविता, सविता स्टडीज, STUDIES, जैसे मैंने अभी ऊपर एग्जाम्पल दिया था ये वाला। तो सविता स्टडीज, इस तरीके से सेंटेंस बन जाता है। इतना समझ में आया आपको। तो इसके बाद मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको आज तक किसी ने नहीं बताया होगा। वो है आपका वॉवल से रिलेटेड, ठीक है। थोड़ा सा एक छोटी सी जानकारी है जो मैं बीच में दे रहा हूँ आपको सेंटेंस के बीच में। इसके बाद हम फर्दर जो सेंटेंस है वो बनाएंगे। देखो एक्चुअली में क्या है, मुझे आप ये बताओ कि आपको अभी तक जिसने भी जो भी पढ़ाया है, जिसने भी, किसी ने ही पढ़ाया है, तो आपने अभी तक जो वॉवल्स पढ़े वो कितने पढ़े हैं? आपके हिसाब से वॉवल्स कितने होते हैं इंग्लिश में? जल्दी से मुझे आंसर बताइए कितने होते हैं। सो आप लोगों के हिसाब से जो वॉवल्स होते हैं ना वो अराउंड 5 होते हैं। अराउंड नहीं, एग्जैक्टली 5 ही होते हैं, यही बताया गया हमें। और हमें बताया 21 जो है वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं, यही होता है ना। अब अगर मैं आपसे कहूं कि भाई वॉवल्स 5 नहीं वॉवल्स 7 होते हैं, तो आप हंसोगे, आप कहोगे अरे सर क्या पढ़ा रहे हो, पता नहीं कहां से पढ़ के आ गए सर 7। तो मैं ऐसे नहीं पढ़ा रहा भाई, हकीकत में वॉवल 7 होते हैं। आपने शायद पहली बार सुना है। हाँ, क्यों होते हैं और वो वॉवल्स दो हैं कौन से जो मैं आज तक पढ़ा ही नहीं गए, वो ही बताऊंगा। तो वो वॉवल्स जो होते हैं, जो दो हम आज तक पढ़े ही नहीं, वो वॉवल्स जो है उनका नाम है वो ये रहा, AEIOU, ये तो आपको पता ही है। इसके बाद आता है W एंड देन Y। ये वो दो वॉवल्स हैं जिनको हम कभी पढ़ते ही नहीं है, फिर कंसिडर ही नहीं करते वॉवल्स के अंदर। ऐसा क्या रीजन था? देखो रीजन ये था सिंपली W एंड Y का, कि जो W एंड Y है ना,
ये है तो वॉवल्स, लेकिन कई बार कॉन्सोनेंट के साथ ये रिएक्ट करते हैं, मतलब कॉन्सोनेंट की फैमिली में ज्यादा काउंट होते हैं वॉवल्स के साथ भी है, लेकिन वॉवल्स की जो एक तरीके से हम कह ले, वॉवल्स जितने वर्ड्स है ना, वो जहां पर भी यूज होते हैं वॉवल साउंड ही क्रिएट करते हैं। लेकिन अब ये जो डब्ल्यू एंड वाई है ना, ये कुछ जगह तो वॉवल्स का साउंड क्रिएट करते हैं और कुछ जगह कॉन्सोनेंट का साउंड यूज करते हैं, ज्यादातर कॉन्सोनेंट का साउंड यूज करते हैं, इसलिए इन्हें वॉवल्स की कैटेगरी से बाहर कर दिया। लेकिन कहा जाए तो ये होते वॉवल्स ही हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। सो देर आर 7 वॉवल्स इन इंग्लिश ग्रामर। सो कभी कोई आपसे पूछे कि वॉवल्स कितने होते हैं, 7 वॉवल्स होते हैं, वो डेफिनेटली हंसेगा आपसे कि अरे क्या बता रहा है, कहां से पढ़ के आ गया। तो उसे एक्सप्लेन ये करना है जो मैं आज समझा रहा हूँ, ठीक है। तो डब्ल्यू एंड वाई वॉवल्स होते हैं। अब क्यों होते हैं वो भी एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा, क्यों नहीं होते वो भी एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा। तो पहले मैं आपको बताता हूं कि क्यों नहीं होते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए आप ले लो, जैसे सपोज मैं कहूं WATCH वॉच एंड YOUNG यंग, इसे हम क्या पढ़ रहे हैं, वॉच, इसे हम क्या पढ़ रहे हैं, यंग, ठीक है। ऑन द अदर हैंड हम यहाँ पर लिखते हैं BOY सॉरी, बॉय, और यहाँ पर हम लिख रहे हैं BOW बॉ। ये है बॉय और ये है बॉ। ये तो रहा कॉन्सोनेंट होने का रीजन, और ये वाला है आपका वॉवल होने का रीजन। अब आप पूछो कैसे, बहुत सिंपल सा है। इन दोनों वर्ड में एंड में वाई और डब्ल्यू आ रहे हैं, तो जिस भी हम सिंपल सा ये कह सकते हैं, कोई भी वर्ड ऐसा हो जो कि आपका वाई पे खत्म हो, डब्ल्यू पे खत्म हो, तो वहां तो ये वॉवल्स का साउंड देते हैं। और अगर वहीं दूसरी तरफ देखा जाए, किसी भी वर्ड में जब ये डब्ल्यू और वाई आगे लग जाते हैं ना, तो वहां ये कॉन्सोनेंट का साउंड देते हैं। कैसे, आप खुद ही देख सकते हो। WATCH क्या पढ़ते हैं, वॉच, वाह कभी भी वॉवल के अंदर नहीं आता, ठीक है। यंग, या भी वॉवल के अंदर नहीं आता, लेकिन यहाँ जब आप पढ़ेंगे ध्यान से देखेंगे, बॉय ए पे खत्म हो रहा है, और इंग्लिश के अंदर ए को एक साउंड कंसिडर किया जाता है, वॉवल साउंड, ए यानी कि आ, AEIOU। तो इसलिए यहाँ पे साउंड क्या रहा, बॉय, ए पे खत्म हुआ, इसलिए यहाँ पर ये वॉवल्स की जो है प्रवृत्तियां शो कर रहा है, वॉवल्स यहाँ शो कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ BOW, तो यहाँ पर बनता है बॉ, बॉ का मतलब सिर झुकाना, तो बॉ के केस में भी यहाँ पर ओ का साउंड आ रहा है, इसलिए यहाँ पर ये वॉवल्स की तरह रिएक्ट कर रहे हैं, और यहाँ पर ये कॉन्सोनेंट की तरह रिएक्ट कर रहे हैं। तो आई होप कि ये जानकारी जो है ना आपको आज तक किसी ने नहीं दी होगी, इसलिए कह रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। अगर आपने देख ली तो बहुत अच्छी बात है। आज के बाद कोई भी पूछे तो सीधे ये बताना है वॉवल 7 होते हैं। क्यों नहीं होते, क्यों कंसिडर नहीं किया जाता, सारी रीजन, सारी हिस्ट्री जो है वो मैंने आपको आज जो है वो बता दी, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम नेगेटिव की तरफ। अब नेगेटिव को हिंदी में बोलते हैं हम नकारात्मक, यानी कि जिन भी सेंटेंस में नहीं वाले जो वर्ड्स आते हैं ना, वो सारे नकारात्मक होते हैं। तो नेगेटिव का रोल बहुत सिंपल है, मैं आपको बता दूं। सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव तक ही हमें दिक्कत थी, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, डब्ल्यूएच फैमिली बहुत इजीली बन जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे डू डज एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, तो आपको एस और ईएस के बारे में सोचने की जरूरत है नहीं। एग्जाम्पल के लिए देखो, इंग्लिश में जब भी हम कुछ करते हैं ना, whenever we try to speak in English or whenever we try to write any sentence in English, so we have to just keep in a mind, एक बहुत छोटी सी चीज हमें अपने दिमाग में रखनी होती है, वो है दैट इज रूल। सो हमें हमेशा रूल को फॉलो करना है। तो रूल जो है यहाँ पे वो ये कहता है कि भाई सबसे पहले आप सब्जेक्ट उठा लो, तो सेंटेंस है, इसके बाद जो हमने पहला लिखा है, वह प्रतिदिन मंदिर नहीं जाता है, वो रोज मंदिर नहीं जाता है। काम करने वाला कौन है, वह है। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या हुआ, वह है। तो सबसे पहले ले लिया हमने अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही। फिर उसके बाद रूल कहता है भैया अब लगा दो डू डज, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि डू कब लगेगा, डज कब लगेगा। तो मैंने यहाँ लिख रखा है ही, शी, इट या किसी का नाम, तो इन सब के साथ आप हमेशा डज लगाओगे। वी, यू, दे, ये प्लूरल वर्ड हैं, तो इनके साथ हमेशा आप डू लगाओगे। सो ही के साथ क्या लगेगा, अकॉर्डिंग टू जो मैंने अभी बताया, ही के साथ लगेगा डज, और डज के तुरंत बाद क्या आएगा, नॉट। आंख बंद करके लगा दो, एक बार आपने सब्जेक्ट लिया उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और नॉट तुरंत लगा दो, सोचने की जरूरत नहीं है। ही डज नॉट, अब इसके बाद क्या बचता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वह प्रतिदिन, वह प्रतिदिन मंदिर नहीं जाता। तो अभी तक हमने इंग्लिश इसकी बनाई, ही डज नॉट। अब ये तो हो गई जाता है, इसकी हो गई इंग्लिश डज नॉट। इसके बाद नहीं जाता है, सॉरी, इसके बाद बनाना है हमें क्या, वर्ब। वर्ब क्या है यहाँ पे, जाना, ठीक है। वह प्रतिदिन मंदिर नहीं जाता, सो ही डज नॉट गो टू द टेम्पल एवरी डे।
जाने के लिए हमने लगाया वर्ब यहाँ पर गो। अब लास्ट बचता ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या था, मंदिर। मंदिर के लिए, वो डेली मंदिर नहीं जाता है, सो ही डज नॉट गो टू द टेम्पल एवरी डे। तो जो ऑब्जेक्ट बचता है ना, उसको भी आपको सीक्वेंस से सही से लगाना होगा। ये नहीं कि आप इसे उल्टा पुल्टा कर दो कि एवरी डे टू द टेम्पल, ही डज नॉट गो टू द एवरी डे टू द टेम्पल, ऐसा इस तरीके से नहीं करना है। सेंस भी थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ही डज नॉट गो, अब कहा नहीं जाता है, मंदिर नहीं जाता है, मंदिर नहीं जाने की बात हो रही। ही डज नॉट गो टू द टेम्पल एवरी डे, ठीक है। सेकेंड, वह हम लोगों से बात नहीं करते हैं। सो इसके अंदर वर्ब क्या है, सब्जेक्ट क्या है, सॉरी, दे, ठीक है। उसके बाद डू डज के अकॉर्डिंग दे डू नॉट, फिर इसके बाद वर्ब, वे के लिए हमने दे लगाया, डू नॉट नहीं करने वाला सेंस किया आ गया, डू नॉट। फिर इसके बाद क्या नहीं करते, बात नहीं करते हैं, तो ये वर्ब आ गई। दे डू नॉट टॉक हमसे, हम लोगों से, टॉक टू अस, वो हम लोगों से बात नहीं करते हैं। समझ में आया नेगेटिव? कुछ एग्जाम्पल्स आप खुद प्रैक्टिस करना। इंटरोगेटिव का फॉर्मूला देखते हैं, रूल देखते हैं, देन उसके बाद इंटरोगेटिव के। इंटरोगेटिव में सबसे पहले डू डज आ जाता है, या सब्जेक्ट हट जाता है, ठीक है। सब्जेक्ट जो है वो यहाँ से हट जाता है, डू डज के पीछे आता है। तो डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये तो था इसका रूल। अब इसको फॉलो कैसे करना है? क्या आप सुरेश को जानते हो? जैसे मैं बोलूंगी क्या आप उसे जानते हो? सबसे पहले डू या डज आपको ये पता लगाना होगा इंटरोगेटिव में कि सब्जेक्ट जो यहाँ पे आ रहा है वो कौन है। तो मैंने सामने वाले से पूछा क्या आप सुरेश को जानते हो? अब सामने वाले से पूछ रहा हूँ आप, यानी कि तुम जानते हो सुरेश को, तुम के लिए इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यू, और यू क्या है, प्लूरल, तो इसके साथ क्या लगेगा, डू। डू यू, डू के बाद सब्जेक्ट, डू यू, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब क्या आ रही है इसमें, क्या आप सुरेश को जानते हो, क्या आप उसे पहचानते हो, जानते हो। सो डू यू नो, फिर ऑब्जेक्ट क्या बचा, वर्ब के बाद सुरेश, डू यू नो सुरेश, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, जो प्रश्नवाचक होता है चिन्ह वो लगा दिया। सो डू यू नो सुरेश, क्या आप सुरेश को जानते हो। बहुत सिंपल बना। सेकंड, क्या वह आपको अंग्रेजी पढ़ाता है? यहां पर बात हो रही है वह, जैसे मैं बोलूं क्या वह आपको अंग्रेजी पढ़ाता है, वह आपको इंग्लिश पढ़ाता है, तो वह मैं एक पर्सन की बात कर रहा हूं, तो डज ही, अकॉर्डिंग टू रूल डज ही, देन इसके बाद वर्ब आती है, वर्ब क्या है, तो पढ़ाना, डज ही टीच, अब किसे पढ़ाता है, ऑब्जेक्ट आपको, क्या वह आपको पढ़ाता है, डज ही टीच यू, अब क्या पढ़ाता है, इंग्लिश। अब बहुत सारे स्टूडेंट ना यही कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें वह भी आ रहा है आपको भी आ रहा है, तो बेचारे कंफ्यूज हो जाते हैं, सही जो चीज पकड़नी है वो नहीं पकड़ते। कॉमन सेंस लगाओ, आप पूछ लो क्या वह आपको पढ़ाता है, किससे बात कर रहे हो आप, सेकंड पर्सन से, सामने कोई खड़ा है ना, क्या वो थर्ड पर्सन के लिए बात कर रहे हो, वह आपको पढ़ाता है, वो पढ़ाता है आदमी, तो यहाँ बोल किससे रहे हो, सामने वाले से। किसके बारे में बात कर रहे हो, थर्ड पर्सन के बारे में, तो थर्ड पर्सन जो है ना यहाँ पे वो सब्जेक्ट है। डज ही टीच यू, डज ही टीच यू, क्या वो आपको पढ़ाता है, इंग्लिश, लास्ट में इंग्लिश लगा देना है, देन क्वेश्चन मार्क। यहां तक समझ में आया? लास्ट आता है इसके अंदर डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड, यानी कि ये एक तरीके से ये प्रश्नवाचक होता है, इसमें क्या से स्टार्ट होते हैं, डब्ल्यू एच फैमिली में क्वेश्चन वर्ड आते हैं बीच में, जैसे कि कौन, कहां, कब, कैसे, किस लिए, क्यों, जितने भी डब्ल्यू एच फैमिली, जितने भी क्वेश्चन वाले शब्द है वो यहाँ बीच में आते हैं, सेंटेंस के बिल्कुल बीचों बीच। तो जैसे कि इसका रूल होता है डब्ल्यू एच फैमिली प्लस डूडस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है, ये होता है इसका रूल, और बिल्कुल इंटरोगेटिव के लगभग समान है, बस डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड ऐड हुआ है आगे। तो पहले मैं आपको सेंटेंस देता हूं, उसके अंदर आप मेरा नाम कैसे जानते हो, हाउ डू यू नो माई नेम। सो सिंपल सी चीज है, कैसे, यहाँ डब्ल्यू एच फैमिली फैमिली वर्ड आ रहा है, डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड, जो क्वेश्चन पूछा गया उसको सबसे पहले लिखो। तो क्वेश्चन क्या है पूरे सेंटेंस के अंदर, आप मेरा नाम कैसे जानते हो, तो कैसे की इंग्लिश क्या होती है, कैसे को बोलते हैं हाउ। फिर इसने कहा डब्ल्यू एच फैमिली के बाद आप क्या लगा दो, डू या डज। अब आपको ये देखना है कि हाउ के बाद आप डू डज जो लगाओगे उसके लिए सब्जेक्ट क्या है, किससे पूछ रहे हो आप, क्या पूछ रहे हो, तो आप मेरा नाम कैसे जानते हो, तो आपके लिए यू, तो क्या आएगा यहाँ पे, हाउ के साथ डू, हाउ डू यू नो, डू के बाद सब्जेक्ट यू, क्योंकि आपसे बात हो रही, हाउ डू यू, फिर वर्ब आएगी नो, कैसे जानते हो, फिर ऑब्जेक्ट क्या, मेरा नाम, हाउ डू यू नो माई नेम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। समझ में आया? देखो बहुत इजी है, बस आपको ना थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। देन लास्ट इसके अंदर है सेकंड, वे दिन में इंग्लिश कब सीखते हैं, ठीक है। किसके बारे में बात आ रही है, उनके बारे में, वो दिन में इंग्लिश कब सीखते हैं, तो उनके बारे में बात आ रही है, तो उन्हीं को हम सब्जेक्ट बना देंगे, वैन,
सबसे पहले क्वेश्चन आ रहा है कब। कब को बोलते हैं व्हेन। व्हेन डू दे लर्न इंग्लिश। यहां मैंने इन अ डे लिखा है, आप डे भी लिख सकते थे नॉर्मली। व्हेन डू दे लर्न इंग्लिश इन अ डे। कब सीखते हैं वो दिन में, हमें तो यही नहीं पता, वो बिजी रहते हैं बट फिर भी इंग्लिश सीख लेते हैं, इस तरीके की चीजें। ठीक है, तो आज की इस वीडियो के अंदर मैंने कोशिश करी आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस को अच्छे से समझाने के लिए। अगर इसके अलावा भी आपको कोई फर्दर क्वायरीज है, कुछ डाउट है जो अभी भी रह गए, तो आप फील फ्री मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और आज की वीडियो मेरी तरफ सिर्फ इतना ही था। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो थोड़ी सी लेंथी जरूर है, मानता हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव है। मैं कह रहा हूँ आप कहीं क्लास लेने जाओगे, वहां पे 1-1.5 घंटा बर्बाद करोगे, यहाँ पे सिर्फ आपको 20 मिनट की 22 मिनट की एक वीडियो मिल रही है। घर बैठ के सिर्फ देखना ही तो है, आप देख लो और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दो जो इंग्लिश में बहुत ज्यादा वीक है। भाई बहुत ज्यादा जरूरत है इंग्लिश को सीखने की, और फ्री में कोई नहीं पढ़ाएगा। आप कहीं पे भी क्लास ज्वाइन करोगे ना यूट्यूब पे, कुछ दिन आपको फ्री पढ़ाएंगे, देन उसके बाद वो अपना कोई कोर्स या अपना पैकेज आपको दे देंगे कि लो जी यहाँ से आ जाओ, यहाँ पे क्लास अवेलेबल है, पैकेज दो, खरीदो और फिर देन इसके बाद स्टार्ट करो। बट यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि इस चैनल पर आप बिल्कुल फ्री में सीखोगे जो कुछ मैं सिखाऊंगा। सो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचते रहे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के दूसरे जो सेंटेंस है उनके कुछ एग्जाम्पल्स के साथ।